स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की हमारी 12वीं क्लास है। यह वीडियो आप लोग जानते हैं कि यह वीडियो आईटीआई स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए है। ठीक है, इससे पहले की जो भी वीडियो आपको देखनी है, इससे पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी है वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे जाइए, फिर उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो इसमें इससे पहले की सारी वीडियो पड़ी हुई है। उस वीडियो के पीडीएफ भी और इस वीडियो का इस क्लास का भी पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग जाके इस वेबसाइट से globaliti.org वेबसाइट से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग वहां मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए फिर आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब पहला क्वेश्चन है, तापमान मापने के उपकरण का नाम बताइए। ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो आपको यहाँ पे मीटर दिया है, इस मीटर का नाम बताना है कि ये कौन सा मीटर है, ये मीटर कौन सा है। देखिए इसमें आपको इधर दिख रहा है कि इधर दो मेटल का यूज किया गया है, यहाँ पे दो मेटल यहाँ यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के मेटल आपको दिख रहे हैं, दो तरह के मेटल दिख रहे हैं, तो इसलिए कौन सा मीटर हो जाएगा, ये बाइमेटॉलिक थर्मोमीटर हो जाएगा, बाइमेटॉलिक थर्मोमीटर हो जाएगा। बाकी जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर के लिए तो आप लोग जानते हैं कि पायरोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। इधर एक हॉट बॉडी होती है, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे रेडिएशंस निकलती हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक लेंस लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये लेंस क्या करेगा, इन सबको एक जगह ऐसे एक पॉइंट पे लाद के रख देगा। फिर यहाँ पे जिस भी मेटल का मेजर करना रहता है उसमें हम लोग मेजरिंग मेटल को यहाँ पे लगा देते हैं, मेजरिंग मेटल यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का फिगर तो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपका बनेगा कौन सा, ये बनेगा आपका पहला ऑप्शन बी, बाइमेटॉलिक थर्मामीटर। ठीक है, बाइमेटॉलिक थर्मामीटर, क्योंकि इसमें हमने दो मेटल का यूज किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब टेम्परेचर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था तो पहले क्वेश्चन में ही मैं बताया था आपको, पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही मैं आपको बताया था कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग कई तरह के इकाई का यूज करते हैं, कई तरह के यूनिट्स का या कई तरह के मीटर्स का यूज करते हैं, जिसमें पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर इंफ्रारेड टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आया था वहां पे, तो पूछा था कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस था या 1000 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि इतना तक का तापमान मेजर करने के लिए किस मीटर का यूज करते हैं। वहां पे ऑप्शन में था ये पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज मैं वहीं भी आपको बताया था कि पायरोमीटर का यूज हम लोग इंफ्रारेड टेम्परेचर को मेजर करने के, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3000 डिग्री सेल्सियस है, 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक टेम्परेचर है, 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक टेम्परेचर है कि नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक टेम्परेचर है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा मीटर यूज करेंगे, पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। और मैं यहीं पे यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं थोड़ा सा इससे हट के कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य के सतह का तापमान या सूर्य के सतह पर तापमान कितना है, वहां पे तापमान है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहां का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का ही यूज करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का उष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। उष्मा का संचरण कितने विधि से होता है, ये मुझे पहले बता दो कि उष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है। तो उष्मा का संचरण आप लोग को पता होगा, यदि उष्मा का चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो उष्मा का संचरण 3 तरीके से होता है। तो लिख लो यहाँ पे, हीट का संचरण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है।
पहला है चालन कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन मतलब कि संवहन, और तीसरा है रेडिएशन, तीसरा है आपका विकिरण। ये 3 मेथड होता है ना भाई, इसको कहते हैं हम लोग कंडक्शन मेथड। एक ये होता है कन्वेक्शन मेथड, और ये होता है आपका रेडिएशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 मेथड होते हैं हीट संचरण के। यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार का उष्मा संचरण भौतिक संपर्क द्वारा होता है। भौतिक संपर्क मतलब कि यदि दो वस्तु में उष्मा का ट्रांसफर करना है तो दोनों वस्तु एक दूसरे से सटी होनी चाहिए, या फिर देखिए कि जिस भी वस्तु में हीट ट्रांसफर करना है मुझे, वो एकदम आपस में अटैच्ड होनी चाहिए, आपस में एकदम जुड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह का जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर हीट का जो ट्रांसमिशन है, वो हीट का ट्रांसमिशन किसमें होता है, किस मेथड में होता है। आप लोग जानते हैं कि जो विकिरण मेथड होता है, विकिरण मेथड में कोई भी एक दूसरे मेटल के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है, तो यह मेथड तो होगा नहीं। संवहन में थोड़ा सा ऊपर रखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। एक दूसरी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, उसके गर्म होने से एक कोई दूसरी वस्तु गर्म होती है, तो ये तो संवहन में भी फिजिकल टचिंग नहीं होता है, फिजिकल संपर्क नहीं होता है। चालन जो मेथड है, चालन वाले मेथड में एक दूसरे के बीच में भौतिक संपर्क होता है, तो ये आपका मेथड कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चल भाई अब देखो यहीं पे एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं। देखिए चालन, जैसे कि संवहन चालन मेथड वो मेथड हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई लोहा की वस्तु है, लोहा की वस्तु को आप ले गए हैं किसी लोहार के पास, और वो क्या कर रहा है कि वो उसको पहले हीट करके तब फिर उसे जिस आकार का बनाना है वो बना रहा है। तो यहीं पे बात को समझो, यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ इनका संचरण कैसे होता है, ये तीनों संचरण कैसे कैसे काम कर रहे हैं। पहला चीज, जब लोहा हीट होगा तो लोहा हीट करते हैं हम लोग दूसरे छोर पे, मतलब कि ये मान लो कि लोहा है, तो लोहा को यदि हम लोग यहाँ पे गर्म करते हैं तो हीट यहाँ तक भी आ जाता है, तो हीट यहाँ से यहाँ तक जो आया, ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी विधि यूज हुआ उसी को कहते हैं हम लोग चालन विधि। ये चालन विधि द्वारा यहाँ से यहाँ तक हीट का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो ये हो गया चालन मेथड। दूसरा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो यहाँ से यहाँ तक आया, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा है संवहन विधि। कौन सी विधि होती है, जैसे मान लो कि लोहार को यदि लोहा को गर्म करना है तो वो कैसे गर्म करेगा, पहले वो अपनी भट्टी जलाता है, उस भट्टी में लोहे को रखता है, तो जो भट्टी से आग निकल रही है उस आग के द्वारा ना लोहा गर्म हो रहा है। तो मान लो कि यदि उस भट्टी में लोहा को आप थोड़ा सा ऊपर भी रखोगे तो लोहा गर्म होगा कि नहीं होगा, लोहा गर्म होगा ना। तो वो मेथड कौन सा मेथड हुआ, वो आपका संवहन मेथड हो गया। और रेडिएशन कौन सा होगा, रेडिएशन विकिरण मेथड। ये मेथड वह मेथड होता है जैसे कि इसके बीच में कोई भी वस्तु का संपर्क ना हो, वस्तु का संपर्क बिल्कुल ही ना हो। जैसे मान लो कि आपका एयर ब्लोअर जो है, या फिर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सूर्य की वजह से जो पृथ्वी के सरफेस पे जो भी गर्मी होती है, वो गर्मी किसकी वजह से होती है, वो रेडिएशन की वजह से होती है। सूर्य से जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, सूर्य के सतह पर टेम्परेचर कितना रहता है, अभी मैं आपको बताया 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहां से 6000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर कैसे आता है, पृथ्वी पे आते आते मुश्किल से 50 डिग्री सेल्सियस, 40-50 डिग्री सेल्सियस बचता है। तो ये जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां से लेके यहाँ तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो विकिरण मेथड से होती है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है विकिरण के लिए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों विधि समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह के द्वारा होता है, ऊपर की ओर प्रवाह के द्वारा होता है। तो अभी मैं आपको बताया कि ऊपर की ओर प्रवाह के द्वारा कौन सा होगा भाई, लोहे की भट्टी है, भट्टी में आप लोहे को गर्म कर रहे हैं तो वहां पे उष्मा ऊपर की तरफ उठ रही है ना, उष्मा ऊपर की तरफ उठ के तभी तो जा रही है लोहे में, है ना, ऊपर की तरफ उठना। ये कन्वेक्शन मेथड मतलब कि संवहन विधि के द्वारा होता है ये उष्मा का संचरण। यदि ऊपर की ओर प्रवाह कह रहा है, ऊपर की ओर प्रवाह किस संचरण में होता है, तो वो कन्वेक्शन मेथड में होता है। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है, रेडिएशन विधि में अभी आपको बताया रेडिएशन विधि कौन सी है भाई मेरे। जब भी मैं
कुछ भी नोट यदि लिखवा रहा हूँ साइड में, तो उसी नोट को आप लोग बस लिख लो, या उसके बारे में जो भी मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ बस एक बार पॉइंट नोट कर लो, पॉइंट नोट कर लो। जैसे कोर्ट में बोला जाता है ना, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, तो माय लॉर्ड एक बार पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है यार, यकीन मानो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। और सारे क्वेश्चन करने के लिए जब बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं साइड में आपको नोट में लिखवाता हूँ बस उतना आप नोट किए रहिए, बाकी हर एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे थोड़ा सा, यदि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है तो। देखो उष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है, मैं अभी रेडिएशन मेथड आपको बताया था, रेडिएशन मेथड। अब चलो ऑप्शन पढ़ लो। एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है तो दूसरे सिरे तक उष्मा का संचरण हो जाता है, तो ये मेथड कौन सा मेथड कहलाता है? यही तो चालन मेथड है, यही तो चालन मेथड में अभी बताया हूं ना, कि जैसे लोहे की भट्टी में गर्म कर रहा है, भट्टी में यदि गर्म कर रहा है लोहा को, तो यहाँ मैं गर्म कर रहा हूँ और इस छोर पे यदि इस टर्मिनल पे तक यहाँ तक का जो सरफेस है वो सरफेस यदि गर्म हो जा रहा है, तो ये तो चालन मेथड होता है। यही बोल भी दिया, ये डिफिनीशन भी इसका ये लिख दिया है, ठीक है। दूसरा है कि पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो ये क्या हो रहा है? ये संवहन हो रहा है, ठीक है। गैसों को गर्म करने पर उष्मा का संचरण वातावरण में होता है। और अगला है कि सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है। विकिरण में कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, विकिरण में हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जबकि चालन एवं संवहन विधि में मीडियम की जरूरत पड़ती है। मतलब माध्यम कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि देखो आपको यहां से, और मान लो अपने घर से आपको दिल्ली जाना है, आपके घर से और दिल्ली जाना है, तो आप किसी न किसी माध्यम का तो यूज करोगे, या तो आप बाई ट्रेन जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, तो आप जिस भी चीज का यूज किए तो वो एक माध्यम बना ना, माध्यम बना कि नहीं। तो वैसे ही हीट को ट्रांसफर करने के लिए बाकी जो दो मेथड थे आपके, चालन और संवहन, उन दोनों में मीडियम की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में आपको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और यही होता है रेडिएशन मेथड, ये होता है आपका रेडिएशन मेथड। संवहन मेथड में आप अभी आपने देखा कि संवहन मेथड में क्या होता है, संवहन मेथड में उष्मा ऊपर की तरफ उठती है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका पानी का गर्म करना। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, पानी को गर्म करते हो तो पानी कैसे गर्म होता है? नीचे की तली जो होती है, नीचे की तली पे जितना पानी होता है वो पानी पहले गर्म होता है, वो पानी गर्म होता है तो वो पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है, क्योंकि जो पानी गर्म हो जाता है उसका एक तरह से ये कहे कि उसका भार कम होने लगता है। पानी यदि गर्म होता है तो उसका भार कम होने लगता है, वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस का जो ठंडा पानी रहता है वो ठंडा पानी नीचे जाने लगता है। इस तरीके से पानी आपका गर्म होता है, ठीक है। तो ये संवहन का एक तरह से ये कहे कि ये संवहन का डिफिनीशन है, संवहन का एग्जाम्पल कहिए या फिर डिफिनीशन कहिए, ठीक है। और ये है आपका रेडिएशन, चालन का भी दे दिया, रेडिएशन का भी दे दिया और संवहन का भी दे दिया, तीनों का एक ही साथ दे दिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि गर्म पानी गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? यदि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, जैसे मान लो कि कोई लोहा है, उस लोहे को यदि आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पे उसकी लंबाई यदि बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? यदि उसकी लंबाई बढ़े तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसमें लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? लीनियर एक्सपेंशन। जैसे मान लो कि ये एक तार है, ये एक तार है, इसको हमने गर्म किया तो पहले ये 1 मीटर का था, अब बढ़ के थोड़ा सा 1.25 मीटर का हो गया। 1.25 मीटर मतलब कि 1.25 का हो गया। तो पहले तो 1 मीटर का था, अब इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? 1.25 हुई। तो ये जो 0.25 बढ़ा, ये जो 0.25 बढ़ा, ये क्या बढ़ा है? ये लीनियरली बढ़ा है ना भाई। लीनियर क्या होता है? लीनियर एक तरह से एक लाइन ये खींच दो तो ये लीनियर एक्सपेंशन हुआ। यहां से मान लो कि एक लाइन इतनी है, ये ए बी इसकी लेंथ है, इसको हीट करने से यदि ये लाइन यहां से बढ़ के यदि यहां तक हो जा रही तो इसमें क्या हुआ? इसमें कौन सा प्रसार हुआ? ये इसका लीनियर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि किसी भी ठोस को आप गर्म कर रहे हो तो उसकी लंबाई यदि बढ़ रही है तो उसकी लंबाई को बढ़ने को हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। उसके लंबाई के बढ़ने को लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। और यही यदि पर डिग्री सेल्सियस की बात करने लगे, यही यदि क्वेश्चन में देखो, यदि एक क्वेश्चन है अगला कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मतलब कि यदि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपने देखा लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन कि किसी भी ठोस का तापमान बढ़ाने पे उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और प्रति डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री आप तापमान बढ़ा रहे हो तो उसमें कितना वृद्धि हुई, इस चीज को आप लोग कहते, इस चीज को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बात समझ गए कि नहीं? देखो मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसके यदि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक, और दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि यदि किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जा रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे उसके लंबाई में जितना वृद्धि हुआ उसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चल अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होती है? आपने अभी देखा रेखीय प्रसार गुणांक की लंबाई भाई प्रति डिग्री सेल्सियस बोला है ना, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो प्रति डिग्री सेल्सियस की बात किया है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? नंबर पर डिग्री सेल्सियस, नंबर पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्रति डिग्री सेल्सियस की बात भी किया है और ये गुणांक की ही बात यहाँ पे पूछा है ना, गुणांक। और मैं अभी आपको डिफिनेशन बताया कि रेखीय प्रसार गुणांक का डिफिनेशन क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना लंबाई बढ़ी, वही होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? देखिए रेखीय प्रसार 3 तरीके से होता है। 2 रेखीय प्रसार होता है, 2 गुना रेखीय प्रसार, एक होता है 3 गुना रेखीय प्रसार। तो जब जैसे मान लो कि आप किसी ठोस वस्तु को गर्म कर रहे हो, यदि किसी ठोस वस्तु को आप गर्म करें तो केवल उसके लंबाई में यदि वृद्धि हो रही है तो यह है आपका लीनियर एक्सपेंशन, यह है आपका लीनियर, लीनियर लिखो या फिर इसको ऐसे लिख लो कि यह है आपका रेखीय प्रसार, यह है आपका रेखीय प्रसार क्योंकि एक लाइन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और यही यदि किसी ठोस को बढ़ाने पे इसका लंबाई भी बढ़ रहा है, इसका लंबाई भी बढ़ रहा है और इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ने रही है, यदि इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ रही है तो अब ये क्या है भाई? अब ये है आपका क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, सॉरी प्रसार 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 क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, और यदि मान लो कि उसी ठोस को मैं गर्म कर रहा हूं, उसी ठोस को मैं गर्म कर रहा हूं और इसकी अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब में परिवर्तन हो जाए, सब में परिवर्तन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं घनीय प्रसार, या जैसे मान लो कि इस तरीके से यदि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं घनीय प्रसार, घनीय प्रसार। ठीक है, ये क्षेत्रीय प्रसार बोल दिए, क्षेत्रीय प्रसार, या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं 2 गुणे रेखीय प्रसार, इसको हम लोग कहते हैं 2 गुणे रेखीय प्रसार। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 3 गुणे रेखीय प्रसार। भाई ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों तरफ हुआ ना, ये 3 तरफ इसमें एक्सपेंशन हुआ, 3 तरफ ये बढ़ा, 3 तरफ बढ़ा तो इसलिए इसको बोल दिया 3 गुणे रेखीय प्रसार। ये 2 तरफ बढ़ा तो इसलिए इसको 2 गुणे रेखीय प्रसार, एक ही तरफ बढ़ा तो ये केवल रेखीय प्रसार है। ठीक है, तो जब 2 गुणे रेखीय प्रसार होगा तो ये आपका हो जाएगा सुपरफिशियल प्रसार, सुपरफिशियल प्रसार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि
तीन रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये तो मैं अभी आपको बता दिया हूं कि तीन रेखीय प्रसार के लिए किसका उपयोग करते हो? तीन रेखीय प्रसार के लिए आप लोग घनीय प्रसार गुणांक का यूज करते हो, है ना। क्योंकि यदि आप ऐसे देखो कि लंबाई का फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता, लंबाई का फॉर्मूला केवल एल हो गया। यदि क्षेत्रफल की फॉर्मूला में आपसे पूछूं क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, दो लंबाई इसमें आ गई कि नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई भी एक तरह का भाई लंबाई ही तो है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि इसमें दो लीनियर की बात हो गई। और यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, यदि मैं आयतन की बात करूं, तो आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसमें तीन लंबाई आ रही है ना, उसमें तीन लंबाई आ रही है, तो इस वजह से उसको हम लोग कहते हैं घन। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे आसानी से, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने का भी प्रयास किया हूं। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए ये सब वीडियो। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।